विपक्ष का कौन सा सवाल? विपक्ष के ऐसे सवाल जिसमें देश का बंटवारा हो जाए, देश का विभाजन हो जाए। विपक्ष तो चाहता है सनातन का नाश हो जाए, विपक्ष तो चाहता है कि पश्चिम बंगाल अलग देश बन जाए, विपक्ष तो चाहता है कि तमिलनाडु अलग देश बन जाए, विपक्ष तो चाहता है कि पंजाब को खालिस्तान बना दिया जाए। तो क्या ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है? विपक्ष तो चाहता है कि चीन का ये जवाब दें, लेकिन ये नहीं बताता है कि चीन ने उनके कार्यकाल में कितनी भारत की जमीनें कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार के दौरान चीन अपनी जद में है। गलवान में, डोकलाम में भारत की सेना ने रोका। पाकिस्तान के अंदर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उरी स्ट्राइक हो, आप देख सकते हैं दुश्मन को कैसे जवाब दिया जाता है, किस भाषा में, वो देखा आपने। यही देश है जहां हर शहर में बम विस्फोट होते थे, बसों में होते थे, ट्रेन में होते थे, मंदिरों में होते थे। आज वो सारे रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? ये सरकार की इच्छा शक्ति और प्रबल रणनीति का ही हिस्सा है। तो विपक्ष तो इस देश को भोग की भूमि मानता है। वो ये समझता है कि इस देश का वो राजा है, इस देश की मिल्कियत उसकी है, इसलिए इस देश को भोगना है, लूटना है, लूट का संसाधन मानता है। आज उन सब चीज पर प्रतिबंध लग रहा है, सब चीजें रोकी जा रही हैं। आज विपक्ष हाशिए में, कोने में, आपको केरल में दिख जा रहा है, कर्नाटक में दिख जा रहा है, एक हिमाचल में दिख जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव मिश्रा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है, जो भारतीय राजनीति में जो चल रहा है, उसको लेकर हम बात करने के लिए आए हैं। गौरव जी, क्या मानते हैं, कितना बदला है राजनीति जब से केंद्र में सरकार भाजपा की आई है 2014 से लेकर, और अभी तक क्या देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारत की राजनीति पूरे विश्व को एक दिशा देने की स्थिति में, एक नेतृत्व देने की स्थिति में आज खड़ी हो गई है 10 वर्षों में। मैं इसको इस बात से कह सकता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है भारत की, उसी मार्ग पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऐसे ऐसे प्रतिमान खड़े किए हैं जिसका अनुसरण आज पूरा विश्व कर रहा है। चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान 100 से अधिक देशों में वैक्सीन देने की बात हो, या फिर आज आप देख रहे हैं इतने विहंगम, विराट, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, चमत्कृत कर देने वाला महाकुंभ, जिसमें 60 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। पृथ्वी के इतिहास में इतना बड़ा गैदरिंग, इतना बड़ा मानव समागम कभी नहीं हुआ होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। वहीं पर आप देख सकते हैं, चाहे वो वन अर्थ वन ग्रिड की बात हो, इस तरह के तमाम ऐसे प्रयास भारत ने किए हैं जो विश्व स्तर पर लोगों के लिए अनुसरणीय है। और वहीं पर डिजिटल इंडिया के क्रांतिकारी बदलाव ने पूरे विश्व को मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि जो सपेरों का देश होता था, जिस देश में पिछड़ा, गरीब, और एक प्रकार से यहाँ की गरीबी को ही पूरे दुनिया में चित्रण किया जाता था, फोटो खींच के ले जाया जाता था, वह देश टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे जाएगा कि ऐसे ऐसे 57 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुल गए, और उन खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 30 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अनेक योजनाओं के तहत ट्रांसफ़र किए हैं। ये अपने आप में ऐसा उदाहरण है, पूरा विश्व हैरान है, चमत्कृत है इन सब उपलब्धियों को देख के। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत आज 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है पिछले 10 वर्षों में। जहां 11वें नंबर पे था, आज 5वें पर है, और तीसरे की बनने की दिशा में बहुत तेज़ी से अग्रसर है। और पूरा विश्व उम्मीद देख रहा है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भारत है और दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का है। वहीं देश के अंदर भी आप देख सकते हैं इस बदलाव को, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हों, एक्सप्रेसवेज हों, एयरपोर्ट्स हों, एम्स के अस्पताल हों, या फिर IITs हों, या फिर मैनेजमेंट के कॉलेजेस हों, पूरे देश में इस तरह के बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। और हमारा युवा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और विश्व प्रतिस्पर्धी बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व की प्रतिस्पर्धा में वो भाग ले रहा है और अपना डंका दुनिया में बजा रहा है। इसलिए दुनिया की 5 बड़ी कंपनियां, टॉप 5 कंपनियों के CEO आज भारत से बिलोंग करते हैं। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसके जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो मेधा है, जो छुपी हुई ऊर्जा थी,
जो जो एक आवेश स्थितिज अवस्था में था, वो आज गतिज अवस्था में आ गया है, वो काइनेटिक रूप में आ गया है और पूरा विश्व लेकिन इससे एक बात लाभान्वित हो रहा है। आपकी बात ये बताइए कि आप इतनी सारी उपलब्धि गिनाएं, लेकिन लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से जब घिरते हैं, सवाल पूछा जाता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें पूछे जाते हैं, तो क्यों सरकार क्यों नहीं खुलकर बता पा रही है? विपक्ष को क्यों नहीं उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है, जब इतनी सारी चीज़ें हैं? विपक्ष का कौन सा सवाल? विपक्ष के ऐसे सवाल जिसमें देश का बंटवारा हो जाए, देश का विभाजन हो जाए। विपक्ष तो चाहता है सनातन का नाश हो जाए, विपक्ष तो चाहता है कि पश्चिम बंगाल अलग देश बन जाए, विपक्ष तो चाहता है कि तमिलनाडु अलग देश बन जाए, विपक्ष तो चाहता है कि पंजाब को खालिस्तान बना दिया जाए। तो क्या ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है? विपक्ष तो चाहता है कि चीन का ये जवाब दें, लेकिन ये नहीं बताता है कि चीन ने उनके कार्यकाल में कितनी भारत की जमीनें कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार के दौरान चीन अपनी जद में है। गलवान में, डोकलाम में भारत की सेना ने रोका। पाकिस्तान के अंदर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उरी स्ट्राइक हो, आप देख सकते हैं दुश्मन को कैसे जवाब दिया जाता है, किस भाषा में, वो देखा आपने। यही देश है जहां हर शहर में बम विस्फोट होते थे, बसों में होते थे, ट्रेन में होते थे, मंदिरों में होते थे। आज वो सारे रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? ये सरकार की इच्छा शक्ति और प्रबल रणनीति का ही हिस्सा है। तो विपक्ष तो इस देश को भोग की भूमि मानता है। वो ये समझता है कि इस देश का वो राजा है, इस देश की मिल्कियत उसकी है, इसलिए इस देश को भोगना है, लूटना है, लूट का संसाधन मानता है। आज उन सब चीज पर प्रतिबंध लग रहा है, सब चीजें रोकी जा रही हैं। आज विपक्ष हाशिए में, कोने में, आपको केरल में दिख जा रहा है, कर्नाटक में दिख जा रहा है, एक हिमाचल में दिख जा रहा है, या आप देख सकते हैं। नहीं, आप तो इतने सारी चीजें बता रहे हैं कि विपक्ष कहीं मतलब कि आप ये बताना चाहते हैं कि हर जगह बीजेपी का साम्राज्य है, लेकिन लगातार तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे खड़ा सवाल कर रहे हैं लगातार। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे उनको कहा कि चुनाव आयोग की हमारे हिफाजत के लिए जहाँ साफ सही से काम करने के लिए नहीं है। इसका मतलब 37 सीट अखिलेश जी की आ गई उत्तर प्रदेश में, तो वो ईवीएम के बल पे आई है। इसका अर्थ ये है कि कर्नाटक में सरकार बना लिया कांग्रेस ने, तो ईवीएम के बल पे आया है। हिमाचल में विपक्ष की सरकार है तो ईवीएम के बल पे आ गई है। मतलब जहां आपकी सरकार बने, विपक्ष की सरकार बने, वहां ईवीएम सही है, और जैसे ही भाजपा की सरकार बने तो ईवीएम खराब है। ये तो बढ़िया है, मीठा मीठा पेट के अंदर, कड़वा कड़वा बाहर। ऐसा नहीं चलता है राजनीति में। जनता की ये विजय है। जनता अपना मंशा दे रही है, जनता समझा रही है कि दुरुस्त हो जाओ, नहीं तो विलुप्त प्राणी बना देंगे इस देश से। और विलुप्त प्राय विपक्ष हो चुका है, क्योंकि वो देश विभाजन की राजनीति कर रहा है, वो भारत के बंटवारे की राजनीति कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू सनातन को नाश करने की, समूल नाश करने की राजनीति विपक्ष कर रहा है। जिस तरह से 47 के बाद इस देश को शरियामय किया गया, जिस तरह से 47 के बाद बचे हुए भारत के भूखंड को भी पाकिस्तान में एक निश्चित समय, पाकिस्तान बना देने का एक निश्चित समय में प्रण लेकर के काम किया गया, आज वो सब डिकोड हो रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया अदा कर रहा है, और सोशल मीडिया की वजह से हमारा युवा सच्चाई जान पा रहा है कि किस तरह से कुचला है इन्होंने भारत के मानदंडों को। इसलिए जनता ये जवाब दे रही है, और इस गफलत में न रहे। ठीक है, हम सरकार में हैं, जहां हम गलती करते हैं जनता हमको भी सजा देती है, दंड देती है, हम भी उसके भागी बनते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनकी सरकार बन गई तो हम कहें कि ईवीएम की वजह से बन गई, ईवीएम में घपलेबाजी की वजह से बन गई। नहीं, तो स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है कि जब ईवीएम पे बातें आ रही हैं या चुनाव आयोग पे, तो क्यों नहीं बदल दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि अमित शाह से मिले हैं लोग, अमित शाह के मित्र थे, इसीलिए उनको चुनाव आयोग का वो अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, ये सोरोस की चाल है। जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया, जिस तरह से सीरिया या मिडिल ईस्ट में स्प्रिंग ऑपरेशन हुआ, उसी तरह से भारत के अंदर अगर सत्ता नहीं मिल रही है तो सत्ता को किस तरीके से साजिशन गिराया जाए, उसको पदच्युत किया जाए, उसके पीछे की ये मंशा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है और बैलेट बहुत अच्छा है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था ना बैलेट से, तो क्यों वहाँ हत्याएं हुई? क्यों बैलेट लूट करके भागे गए? क्यों इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में उसी बैलेट से? तो उसका जवाब दे दे पहले। अगर बैलेट से चुनाव कराना है तो समय का पहिया आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है।
तो विपक्ष को ये समझना चाहिए उनकी चाल अब नाकाम हो चुकी है। उनके सोरोस का जो 7,000 करोड़ रुपया उन्होंने भेजा था भारत में मोदी को चुनाव हराने के लिए, वो उल्टा दांव पड़ गया है। आज बांग्लादेश में भी उल्टा हो रहा है और अमेरिका में भी उल्टा हो रहा है। तो सब कुछ अब सकारात्मक दिशा में चल रहा है। इसलिए उनकी अब ये मंशा, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो आंदोलन जीवी गैंग हो, उसके पीछे की सिर्फ इतनी मंशा है कि स्टेट को अस्थिर करो, राज्य को अस्थिर करो। इसीलिए तो राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारी लड़ाई स्टेट से है, राज्य से है, मतलब देश से ही उनकी लड़ाई है। वो सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, देश से भी लड़ रहे हैं। और उनके काम में भी दिखाई देता है, उनके एक्शन में भी दिखाई देता है कि वो देश से लड़ रहे हैं। तो इसलिए उनका ये कहना पूरी तरह से बेमानी। और जो लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो निजी स्वार्थ में है, वो भोग की राजनीति वाले हैं, भारत के संसाधनों को लूटने और कब्जा करने और वही सामंती व्यवस्था वापस फिर लाने के फिराक में लोग हैं। इसलिए एक सवाल है कि ये बताइए, जो ये कुंभ मेला जो लगा है 2027 में, इसको आगे आप लोग रखेंगे क्या? देखिए, कुंभ मेला एक सांस्कृतिक उत्सव है। हाँ, संस्कृति का राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ये देखती है कि हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति शासन सत्ता का क्या रुख है। यही हिंदू समाज है जिसकी कांवड़ यात्रा को विपक्षी सरकारों ने रोक दिया, सपा की सरकार ने रोक दिया। यही हिंदू समाज है जो कार सेवा करने गया जिसके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। यही हिंदू समाज है 1967 में जब गौ सेवकों के ऊपर, गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे साधु संतों के ऊपर दिल्ली में गोली चलवा दी गई। यही हिंदू समाज है, इन्हीं साधुओं को 84 कोसी परिक्रमा में जेल में डाल दिया गया। तो जनता ये देखती है, जनता ये देखती है कि किस सरकार का क्या रुख है। हमें इस कार्य के वजह से, इस सेवा की वजह से वोट की अपेक्षा नहीं है। हम वोट बैंक की राजनीति के लिए कुंभ में सरकार का ये दायित्व है कि इतने बड़े आयोजन को बेहतर तरीके से करे। और सनातन का ये उत्सव है, सनातन जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, और सनातन ही प्रकृति के प्रति स्वतंत्रता का गारंटी है। प्रकृति के स्वतंत्रता की गारंटी अगर विश्व में कोई भी मत संप्रदाय या धर्म देता है, धर्म तो सनातन ही है सिर्फ, और वो यही व्यवस्था देती है, और उसकी सेवा करना सौभाग्य का विषय है। और वो भारतीय जनता पार्टी के खाते आई है, तो क्यों ना हम इसको खुल के करें। और इसका अगर लाभ मिलेगा तो मिलना ही चाहिए। वो भी आके सेवा करें, कौन मना किया है? सपा को किसी ने मना किया? कांग्रेस को मना किया? आए अपने कार्यकर्ता को लगाएं, सेवा करें। लेकिन सपा ने तो अपना मूर्ति लगाकर वहां पूजा करना शुरू कर दिया एक व्यक्ति का, जिसने गोलियां चलवाई हिंदुओं के ऊपर। तो क्या ऐसे लोग क्लेम कर सकते हैं, जिसने लगातार पहले दिन से, कुंभ आने से, शुरू होने से पहले ही कुंभ की अवहेलना करना, उसके छोटे छोटे बातों को छिद्रान्विष्ट करके उसको अपमानित करना, कलंकित करना, उसकी साजिश रचने में केवल अपना पूरी ऊर्जा खपा दिया इन लोगों ने। तो जनता ये समझती नहीं क्या? जो 60 करोड़ जनता स्नान करके गई है, वो श्रद्धा भाव से गई है। वो श्रद्धा, वो भक्ति जिसके कारण भारत जीवित है, और उसको कुचलने का, उसको मारने का, उसकी हत्या करने का काम विपक्ष करता चला आ रहा है। तो अब यह संभव नहीं होगा इस देश में। जब भी चुनाव आएंगे, निश्चित रूप से वो सारे विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो जीवित हुआ है भारत, अब उसको मरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।